नमस्कार साथियों, किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अपने मन की उलझन से परेशान शुभांग ने टावर के नीचे खड़े गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद पलकों में भी उसे नंदिनी की आंखें ही नजर आ रही थी। जब नंदिनी को गिरते देखकर उसने अपनी बाहों में थाम लिया था। थोड़ी सी घबराई हुई, झील सी गहरी और मासूम आंखें न चाहते हुए भी शुभांग को परेशान कर रही थी, और इस समय यही उसके गुस्से का कारण था। उसने कहा, खुद से प्रॉमिस किया था मैंने कि अब किसी लड़की को अपने दिलो दिमाग तक पहुंचने नहीं दूंगा। फिर इस लड़की की आंखें क्यों बार बार मेरी नजरों के सामने आ रही हैं। थोड़ी देर बाद शुभांग ने नीचे हॉल में आकर जोर से आवाज दी, रमेश, ड्राइवर से बोलो मेरी गाड़ी निकाल दे। जी साहब, कहकर रमेश उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हो गया। शुभांग जोर से चिल्लाया, जस्ट गेट आउट। एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती स्टूपिड। रमेश डर कर भागता हुआ बाहर चला गया। हॉल में शुभांग की दादी सुमित्रा देवी ने उसका उखड़ा मूड देखकर उसे अपने पास बुलाया। शुभ, इधर आइए बेटा, मेरे पास बैठकर अपनी फेवरेट कॉफी एंजॉय कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। शुभांग दादी के पास बैठते हुए बोला, मेरे मन में कोई अशांति नहीं है दादी, ये लोग काम ही ऐसा करते हैं कि मुझे चिल्लाना पड़े। सुनंदा जी शुभांग की फीकी ब्लैक कॉफी उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, बेटा कभी कभी मीठी कॉफी भी पी लिया करो। कड़वी कॉफी पीकर मेरा स्वीट सा बेटा भी कड़वा होता जा रहा है। उसकी दादी ने कहा, सुनंदा ठीक कहती है बेटा, कुछ दिनों में आपकी शादी होने जा रही है। मोनिका के सामने आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो वो आपके साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी। शुभांग खड़े होकर सपाट लहजे में बोला, मोनिका मुझे बचपन से जानती है दादी। वैसे भी ये शादी मेरे और मोनिका के लिए एक बिजनेस डील से ज्यादा कुछ नहीं है। और आप लोग ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी के लिए खुद को बदलूंगा। दादी मुस्कुराते हुए बोली, शादी के बाद तो हर इंसान बदलता है बेटा। शुभांग ने नाराजगी से कहा, दुनिया में ऐसी कोई लड़की बनी ही नहीं जो शुभांग आर्य को बदल सके, कोई नहीं। तभी शुभांग का छोटा चचेरा भाई शिशिर पास आते हुए बोला, वैसे भाई का मूड उखड़ा क्यों है बड़ी माँ। सुनंदा अपनी हंसी होठों में दबाते हुए बोली, एक लड़की ने आज शुभांग आर्य की बोलती बंद कर दी। ये सुनकर बाकी लोग तो मुस्कुराने लगे, लेकिन शुभांग गुस्से से अपनी माँ को घूरते हुए बोला, माँ आपको पूरी बात पता है जो सबको बताने लगी। शिशिर आश्चर्य से शुभांग की ओर देखते हुए बोला, बड़ी माँ, मैं भी उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगा जिसने इंटरनेशनल अवार्ड विनर मिस्टर शुभांग आर्य के माथे पर शिकन ला दी। शुभांग ने शिशिर का कान पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, शट अप शिशिर, इधर उधर की बातें छोड़कर ऑफिस के काम पर फोकस करो। और पूरे टशन से अपनी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाते हुए बाहर चला गया। उधर नंदिनी का जिस तरह से आज पहली बार शुभांग से सामना हुआ था, उस घटना को वो अपने दिलो दिमाग से दूर नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसके साथ उसकी माँ का इतना रूखा व्यवहार, बेचारी उलझ कर रह गई थी। अपने पापा से निधि के घर जाने की बात कहकर अपने ही विचारों में उलझी ऑटो लेकर भेड़ाघाट जा पहुंची। वो सोच रही थी, माँ की ऐसी बातें तो मैं 5 वर्ष की उम्र से सुनती आ रही हूँ, फिर आज उनकी बातों से मेरा मन इतना विचलित क्यों हो गया। उसका ध्यान बार बार शुभांग की ओर चला जाता। ऐसा लड़का है, पहले तो मेरी जान बचाई, फिर बिना बात के मुझे इतना गुस्सा दिखा गया, लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूं तो उसी के कारण, वरना मेरी जिंदगी उसकी कर्जदार हो गई। ऑटो वाटरफॉल से थोड़ी दूर ही रुक गया था। उतरते ही नंदिनी की निगाह सड़क के बीचों बीच एक छोटे से पपी पर पड़ी, जो अगल बगल से तेज रफ्तार गुजरती गाड़ियों से डरकर एक ही जगह पर सिमटा कांप रहा था। अचानक नंदिनी दौड़कर
उस पपी को उठाने लगी, जो उसे देखकर और सिकुड़ गया था। उसी समय धुआंधार वाटरफॉल की सड़क पर शुभांग की कार तेज रफ्तार से चली आ रही थी। किसी लड़की को रोड के बीच में बैठी देखकर शुभांग ने गुस्से में हॉर्न बजाते हुए जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी तेज आवाज के साथ नंदिनी के एकदम करीब आकर रुक गई। नंदिनी ने घबराकर उस पपी को अपने पास छुपा लिया और डर से आंखें बंद कर ली। गुस्से में तमतमाया हुआ शुभांग गाड़ी से बाहर आया और नंदिनी की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। नंदिनी संभल नहीं पाई और एक बार फिर शुभांग के सीने से जा लगी। शुभांग नंदिनी की दोनों बाहें कसकर पकड़े हुए चिल्लाकर बोला, मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो एक पल खामोश हो गया, फिर दूसरे ही पल उसे गुस्से से दूर धकेल दिया। नंदिनी संभल नहीं पाई और उसकी कार के बोनट पर जा गिरी। शुभांग ने उसकी कमर में हाथ डालकर दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और अपने पास खींचकर गुस्से से बोला, लगता है मेरे सामने ही मरने की ख्वाहिश लेकर धरती पर आई हो। नंदिनी थोड़ा संभल गई थी, खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का। नंदिनी की बात सुनते ही शुभांग का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अभी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती तो मेरे लेने के देने पड़ जाते, और अब मुझे ही तेवर दिखा रही हो। उसने नंदिनी को और कसकर पकड़ लिया। नंदिनी घबराकर आसपास गुजर रहे लोगों की ओर देखकर बोली, छोड़िए मुझे, लोग देख रहे हैं। शुभांग उसकी ओर झुकते हुए बोला, शुभांग आर्य किसी और की मर्जी से काम नहीं करता, वो वही करता है जो उसका दिमाग कहता है। नंदिनी उसे धक्का देकर उससे दूर होकर बोली, नंदिनी राजपूत भी वही करती है जो उसका दिल चाहता है। अगर आज आपने मेरी जान ना बचाई होती तो कसम महादेव की, मुझे इस तरह से पकड़कर अपने करीब लाने वाले को मैं एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती। शुभांग का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नंदिनी की कलाई पकड़कर अपने पास खींचकर कहा, एहसान फरामोश लड़की, अब जो तुम्हारे जी में आए करो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। तब तक एक स्कूटर वाले ने रुक कर कहा, यार ये नजरों का खेल थोड़ा किनारे हटकर खेल लो तो अच्छा रहेगा, और मुस्कुराते हुए चला गया। शुभांग ने जल्दी से नंदिनी का हाथ छोड़ दिया और घूरते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। जाती हुई नंदिनी ने पलट कर कहा, थैंक यू, और दूर जाती हुई शुभांग की गाड़ी को देखती रही। ये इंसान है या कोई तूफान, लेकिन हर बार मुझे मुसीबत में देखकर जाने कहां से प्रकट हो जाता है। अब शाम हो गई थी, इसलिए नंदिनी धुआंधार वाटरफॉल की ओर न जाकर नर्मदा की घाट की ओर बढ़ गई। घाट पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। तब तक नंदिनी के ठीक सामने पहाड़ी पर से एक आदमी छपाक से पानी में कूदा। तेज आवाज सुनकर नंदिनी घबरा कर उस ओर देखने लगी। तभी एक नागा साधु जैसा व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो गया। शरीर पर मात्र एक लंगोट, गहरा रंग, लंबी जटाएं और बड़ी दाढ़ी मूछ से ज्यादातर चेहरा ढका हुआ, गले और हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं, माथे पर त्रिपुंड। नंदिनी डर कर भागने को हुई कि साधु की आवाज ने उसे रोक दिया। रुको बेटा। नंदिनी ने डर कर इधर उधर नजर डाली, पर कोई नजर नहीं आया। बाबा नंदिनी के और करीब आ गए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोले, बिना कुछ विचार किए आज यहाँ अकेली चली आई हो, आने वाले तूफान का सामना कर पाओगी? नंदिनी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी थी। बाबा कह रहे थे, तेरी तो छोटी सी जिंदगी में कम उथल पुथल नहीं थी, लेकिन अब तेरी किस्मत तेरे साथ ऐसा खेल खेलने जा रही है कि या तो तू जीत जाएगी और सब कुछ हासिल कर लेगी, और अगर हार गई तो टूट कर बिखर जाएगी, अपनी जिंदगी से भी हाथ धो देगी। नंदिनी को इन सब बातों में यकीन तो नहीं था, लेकिन आज दो बार मौत उसको छू कर निकल गई थी।
जिसने उसके दिमाग को झकझोर दिया था। बाबा ने कहा, अब जो तेरी जिंदगी में होगा वो तेरा सब कुछ छीन लेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। बड़े से बड़ा तूफान शांत करने की ताकत रखती है तू। डट कर सामना करना। लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी कोई ऐसा मिलेगा जो मरते दम तक तेरा साथ निभाएगा, तेरे लिए सारे जहान से लड़ जाएगा। नंदिनी की घबराहट तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो सम्मोहित सी खड़ी बिना पलक झपकाए साधु को देख रही थी। बाबा ने शिवलिंग के आकार का एक छोटा सा पत्थर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, कितना भी बड़ा बवंडर हो, इसे कस कर थामे रहना, खुद से दूर मत होने देना। कहकर वो जिधर से आए थे वापस चले गए। कुछ देर बाद नंदिनी घबरा कर बेतहाशा ऊपर की ओर भागी। वो चाहती तो थी सड़क की ओर जाना, लेकिन घबराहट में भटक कर धुआंधार वाटरफॉल के करीब जा पहुंची। अब बारिश तेज हो रही थी। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखा। सामने 50 मीटर नीचे नदी में विलीन होती नर्मदा की तेज धारा देखकर वो सहम गई। पीछे मुड़ी, फिसलन भरी चट्टान पर बैलेंस नहीं बना पाई। उसका हाथ चट्टान से टकराया और मोबाइल उछलकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। घबरा कर नंदिनी मोबाइल की ओर लपकी और सीधे संगमरमर की चट्टानों से फिसलकर सैकड़ों फीट नीचे नदी की गहराई में समा गई। थोड़ी ही दूर पर बैठा शुभांग धुआंधार की रफ्तार को अपने अंदर महसूस करते हुए सोच रहा था, आज उस लड़की से मेरा सामना तीसरी बार हुआ। 2 बार तो सेम कंडीशन में सड़क पर मौत का सामना करते हुए उसकी जिंदगी बचाने का कारण मैं ही बना। ये कैसी विडंबना है महादेव। आज आपके जलाभिषेक के लिए थोड़ा सा जल देकर क्या उसने मुझे जीवन भर के लिए अपना कर्जदार बना लिया। जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। गहरी सोच में डूबे शुभांग का ध्यान अचानक नंदिनी के मोबाइल की रोशनी की ओर चला गया। तभी उस लड़की को चट्टान से नीचे की ओर गिरते देखा। कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं था। शायद किसी के जान बचाने की प्रेरणा ने उसे पलक झपकते ही इतनी ऊंचाई से नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो धुआंधार की ऊंची चट्टानों से नीचे नदी में कूदने का शौक बहुत सारे लोग रखते हैं और उनमें से एक शुभांग भी था। लेकिन तेज बारिश और रात के अंधेरे में कूदने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाता। नदी में गोता खाकर शुभांग तेजी से ऊपर आ गया। अचानक उसकी नजर नदी के बीचों बीच हाथ पैर मार रही लड़की पर पड़ी, जो बहुत धीमी आवाज में कभी कभी बचाओ कह रही थी। उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर इतना समझ में आया था कि कोई लड़की है। शुभांग तैर कर उसके पास पहुंचा और डूबती नंदिनी को कस कर पकड़ लिया। उफनती नर्मदा की तेज धारा में तैरते और बहाव के साथ बहते वो आगे बढ़ने लगा। बाहों में बेहोश लड़की का वजन उठाए धीरे धीरे शुभांग की हिम्मत टूटने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। मन ही मन महादेव को याद करते वो अपनी और उस लड़की की जान बचाने के लिए जूझ रहा था। घंटों बाद समतल एरिया में पहुंचा तो तैर कर किनारे आ गया। लड़की पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, लेकिन पूरे होश में भी नहीं थी। उसे एक तरफ रेत के ऊपर लिटाकर शुभांग भी निठाल होकर जाने कितनी देर पड़ा रहा। शिवरात्रि का दिन, भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे थे और सर्द हवाओं के कारण अब लड़की बुरी तरह कांपने लगी थी। शुभांग ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। नदी में कूदते समय शुभांग का मोबाइल भी गिर गया था। अब क्या करे? कुछ पता नहीं था कि वो सड़क से कितनी दूर है। ये इलाका खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। इस वक्त उसके पास ना तो अपनी पिस्तौल थी और ना ही फोन। उसने कहा, आज जिंदगी में पहली बार शुभांग आर्य को डर लग रहा है। महादेव प्लीज मेरी मदद कीजिए। तेज हवा के साथ बारिश और ओले के कारण तो कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल था। ऐसे में शुभांग नंदिनी को गोद में उठाए
ऐसी जगह की खोज में इधर-उधर भटक रहा था, जहाँ दोनों ठंड से बच सकें, लेकिन अब उसके पैरों में भी जान नहीं रह गई थी। इसी तरह वो एक ऊंची जगह पर पहुंच गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पास गुमटी जैसी कोई चीज है, जो एक साइड से लगभग खुली थी। अंदर जाकर नंदिनी को नीचे लिटा दिया। लड़की की धड़कन और उसके कांपने की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। दुकान की खुली साइड और टूटे फट्टों से तेज हवा अंदर आ रही थी। इधर-उधर टटोल कर शुभांग के हाथ एक चादर लगी। उसने नंदिनी को चादर में लपेट दिया और खुद भी बगल में बेहाल होकर गिर पड़ा। थकान से उसमें हाथ पैर हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। कब उसकी आंखें बंद हो गईं, वो जान नहीं पाया। शायद कुछ घंटे बाद जब उसकी थकान उतरी, उसे तेज ठंड लगने लगी और अचानक उसके कान में नंदिनी की बुरी तरह कांपने की आवाज सुनाई पड़ी। उसको छू कर देखा तो वो पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। शुभांग ने उसकी हथेलियों और पैरों के तलवे रगड़ना शुरू किया, लेकिन लड़की का कांपना बंद नहीं हुआ। शुभांग ने पूरी गुमटी छान मारी, लेकिन एक चादर और कुछ पतीलों के अलावा वहां एक माचिस भी नहीं थी। वो आग जलाकर उस लड़की को कुछ गर्माहट पहुंचा सके। शुभांग को अपनी इस स्थिति और लाचारी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। नंदिनी के कांपने की आवाज सुनकर वो फिर उसके पास आया और उसकी हथेलियां रगड़ने लगा। उसने कहा, लड़की की हालत तो बिगड़ती जा रही है, ऐसे तो ये मर जाएगी। शुभांग के जेहन में एक विचार आ रहा था। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए बोला, यही एक रास्ता है मेरे पास इसकी जान बचाने का। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और हाथ रुक गए। इस लड़की के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है मेरा। इसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सोचकर शुभांग फिर जमीन पर बैठ गया। नंदिनी की आवाज धीमी पड़ने लगी थी। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े उतारते हुए खुद से कहा, इसे बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं यूं अपनी आंखों के सामने इसको दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरे ऐसा करने से इसकी जिंदगी बच सकती है, तो इसे बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। सुबह पूरी सच्चाई इसे बताऊंगा, फिर जो चाहे सजा देगी, मुझे मंजूर होगा। पर इसे मरने तो हरगिज नहीं दूंगा। इतना कहकर शुभांग ने लड़की के ऊपर से चादर हटाई और उसके भीगे कपड़े उतारने लगा। पूरे होशो हवास में तो वो भी नहीं था, इसीलिए जल्दी ही उसकी भी आंखें बंद होती चली गईं। उधर जब बड़ी देर तक नंदिनी घर नहीं पहुंची, तो उसके पापा को चिंता होने लगी। लेकिन निधि का फोन बंद हो गया था और वो दिन भर की थकान के बाद बेखबर सो रही थी। उसको क्या पता उसकी सहेली की जिंदगी में कितना बड़ा चक्रवात आ चुका है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, केशव प्रसाद जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सीमा गुस्से से बोली, हम कोठी में नहीं रहते, छोटा सा मोहल्ला है हमारा, जहाँ बगल वाले घर से हमारे तवे की रोटियां भी गिन ली जाती हैं। सबको पता लग जाएगा कि केशव प्रसाद राजपूत जवान बेटी घर से गायब है। केशव प्रसाद आंसू पोंछते हुए बोले, तो क्या उसके साथ कोई भी अनहोनी होने दूं और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? सीमा ने मेन डोर पर ताला लगाते हुए कहा, उसका इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ, चुपके से फोन करके राजवीर को नंदिनी के घर से गायब होने की सूचना दे दी थी। लेकिन केशव प्रसाद आगे वाले कमरे की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे टकटकी लगाए दरवाजे के बाहर देखते रहे। सुबह आसमान साफ था, बारिश बंद हो चुकी थी। कुमटी के टूटे फट्टों के बीच से रोशनी अंदर झांकने लगी, तो नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। खुद को एक अनजान जगह पर देखकर वो एकदम से घबरा गई। उठने की कोशिश की तो उसकी नजर दूसरी ओर मुंह करके सोए शुभांग पर पड़ी। नंदिनी शॉक्ड हो गई। यहाँ कैसे पहुंची और ये कौन है? उसने जल्दी से खुद को चादर से ढक लिया।
उसे अपने गिरने से लेकर रात की थोड़ी-थोड़ी बातें याद आने लगी थी। उसकी सिसकियाँ तेज होती और शुभांग जाग जाता। इससे पहले ही जल्दी से जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहना और अपना मुंह दबाए गुमटी का दरवाजा खोलकर इतनी तेज भागी कि एक बार भी पलटकर गुमटी की ओर नहीं देखा। भागते-भागते एक पत्थर से टकरा कर गिर गई। वहीं बैठकर अपने घुटनों में सर छुपाए फूट-फूट कर रोने लगी। धीरे-धीरे उसे याद आने लगा कैसे वो पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरी थी। कल रात किसी लड़के ने उसकी जान बचाई थी, जिसके साथ वो रात भर थी। घबराहट में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका चेहरा देख पाती। वो बिलख रही थी। बाबा ने कहा था मेरी जिंदगी में बवंडर आने वाला है, लेकिन ऐसा बवंडर होगा कि मेरी जिंदगी तबाह करके रख देगा। ऐसा मैंने उस समय नहीं सोचा था। महादेव मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाने की बजाय मुझे मौत दे देते तो ठीक था। बाबा का ख्याल आते ही उसे उस पत्थर का ध्यान आया जो उसे बाबा ने दिया था। वो तो उसकी मुट्ठी में था। शायद नदी में गिर गया हो, शायद उसी की वजह से उसकी जान बची हो। अब उसे साधु की कही बातें सच लगने लगी थी। थोड़ी देर बाद ऊपर से गाड़ियों की आवाज आने लगी तो किसी तरह से हिम्मत बांधी और सड़क से एक ऑटो लेकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन माँ पापा और निधि का चेहरा याद आते ही फिर रोने लगी। इतना परेशान हो रहे होंगे सब लोग मेरे लिए। पापा की तबीयत ना खराब हो गई हो, और जब उन लोगों को इस सब के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? कैसे कर पाएगी वो सबका सामना? उसने ऑटो निधि के घर मुड़वा लिया था। निधि के दरवाजा खोलते ही उससे लिपट कर नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। भीगे कपड़ों में हाल बेहाल नंदिनी को देखकर निधि बुरी तरह से घबरा गई। क्या हुआ तुझे नंदिनी? तुम ठीक तो हो ना? तुम भीग कैसे गई? सीमा आंटी ने कुछ कहा क्या? बोलो नंदिनी। निधि ने रोते हुए सवालों की बौछार लगा दी थी। अब तक किस तरह से हिम्मत बांधे खड़ी नंदिनी बेहोश होकर निधि की बाहों में झूल गई। निधि ने उसे संभाल कर सोफे पर लिटाया, एक कंबल से उसे अच्छी तरह लपेटकर हीटर चला दिया। सदानंद काका को आवाज देकर एक कप हल्दी वाला गर्म दूध लाने को कहा और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके पास बैठ गई। कुछ कंबल की और कुछ निधि के प्यार की गर्माहट पाकर नंदिनी होश में आ गई। वो रोते हुए बोली, कुछ भी ठीक नहीं है निधि, सब गड़बड़ हो गया। पता नहीं माँ पापा किस हाल में होंगे। निधि घबरा कर बोली, पता नहीं का क्या मतलब? तू घर से नहीं आ रही है? नंदिनी ने ना में सिर हिलाया। रुलाई के कारण उसकी बोली नहीं निकल रही थी। निधि उसे सहारा देकर अपने रूम में ले गई और बेड पर लिटाते हुए कहा, चिंता मत कर नंदू, मैं हूं ना तेरे पास। आराम से बताना क्या बात है। नंदिनी उठकर बैठ गई और धीरे धीरे सारी बात निधि को बताई। निधि के तो होश उड़ गए थे। उसने रोते हुए कहा, तू मेरे पास क्यों नहीं आई? भेड़ाघाट क्यों चली गई थी नंदू? तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? नंदिनी ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगाकर बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे निधि। देख मैं तेरे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ। अब तू रोना बंद कर प्लीज निधु। निधि ने कुछ सोचते हुए कहा, हम उस लड़की के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, किस बात की शिकायत करेंगे निधि? निधि उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तेरे साथ उसने जो किया उसे ढूंढ कर सजा दिलाएंगे। नंदिनी बोली, किसी इंसान को किसी की जान बचाने की सजा नहीं दी जाती निधि। हो सकता है उसने मेरे साथ कुछ गलत किया ही ना हो, तो उसे किस बात की सजा दिलाएंगे? निधि खड़े होकर गुस्से से बोली, तू पागल हो गई है नंदिनी। उसकी कंप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर तूने कोई कंप्लेन नहीं की और अगर कल रात का सच किसी भयानक रूप में तेरे सामने आए और तेरे पास उसका जवाब ही ना हो, क्योंकि तू तो जान ही नहीं पाएगी कि तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कौन था। मैं तेरे साथ ये होने ही नहीं दूंगी।
नंदिनी ने निधि को समझाते हुए कहा, कल जब मैं नदी में गिरी थी, तो शायद वो लड़का मेरी जान बचाने के लिए कूदा था। मैंने महसूस किया था किस तरह मुझे संभालते हुए वो तेज लहरों से जूझ रहा था। मुझे उठाकर जाने कितनी देर तक लड़खड़ाते हुए चट्टानों पर चलता रहा। मेरी हालत इतनी खराब थी कि शायद मैं ठंड से मर गई होती। मेरा दिल कहता है उसने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, और कल अगर उसने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। आई एम सॉरी निधि, मैं उसे कोई सजा नहीं दिला सकती। पापा मम्मी बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब प्लीज मुझे मेरे घर लेकर चल। इधर गुमटी की दरारों से सूरज की तेज रोशनी शुभांग के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। उसने तुरंत पलटकर अपने बगल में देखा तो वहां पर लड़की नहीं थी। शुभांग बाहर आकर चारों ओर उस लड़की को खोजने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। वो वापस आकर गुमटी में बैठ गया। उसकी नजर सामने पड़े दुपट्टे और एक बेहद चमकीले काले पत्थर पर पड़ी। वो छोटा सा शिवलिंग के आकार का पत्थर था। उसे याद आया कि दुपट्टा तो उसी ने रात में लड़की के गले से उतारा था और शिवलिंग शायद उसकी मुट्ठी में था। एक पल को उसके दिमाग में कुछ कौंध गया, जैसे इस दुपट्टे को उसने कहीं देखा है। सबसे पहले उसका ध्यान उस लड़की पर गया तो आज उससे 2 बार टकराई थी, लेकिन धूल मिट्टी से सना दुपट्टा बदरंग हो गया था। सोचते सोचते उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो सोचने लगा अब आगे उसे क्या करना चाहिए। अचानक कुछ फैसला करके शुभांग ने दुपट्टा और पत्थर उठाकर पॉकेट में रखते हुए कहा, तुम मेरी बात सुने बिना कैसे जा सकती हो? मैंने कल रात जो कुछ भी किया तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था। फिर भी अगर मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तो मुझे तुमसे माफी मांगनी है, वरना मैं जिंदगी भर पश्चाताप की आग में सुलझता रहूंगा। वो तेजी से बाहर निकला और पागलों की तरह इधर-उधर उसको खोजता हुआ अपनी कार तक चला आया। शुभांग का दोस्त इसी शहर में पुलिस विभाग में पोस्टेड था। थोड़ी देर में शुभांग डीवाईएसपी चरणजीत सिंह के सामने खड़ा था। उसे देखते ही चरणजीत सिंह गले मिलकर मुस्कुराते हुए बोले, तू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है शुभांग? फिर तूने किसी का हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिया? शुभांग ने गुस्से से कहा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। तेरे शहर का मशहूर बिजनेसमैन हूँ। चरणजीत सिंह हंसकर उसे अपने पास बिठाते हुए बोले, अब बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे सुबह सुबह पुलिस स्टेशन तक खींच लाई? शुभांग ने उसे पूरी बात विस्तार से बताई तो चरणजीत हैरानी से उठकर खड़ा हो गया। तूने सच में उस लड़की के साथ कुछ किया? शुभांग के चेहरे पर झुंझलाहट और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, चरणजीत, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। सच तो ये है कि ठंड और थकान से मेरी खुद की हालत इतनी खराब थी कि उसके करीब जाकर मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ, कल रात अगर मुझसे कुछ गलत हुआ तो मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर उसकी सजा उस बेकसूर लड़की को भुगतनी पड़े। कोई उसके चरित्र पर कीचड़ उछाले। उसे ढूंढने में मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे उससे मिलकर कल रात की सच्चाई बतानी है। वो लड़की कल रात भर घर से गायब थी। उसके घर वालों ने जरूर उसके गायब होने की शिकायत पुलिस में की होगी। चरणजीत ने कहा, मैं इस इलाके का इंचार्ज हूँ। अब तक तो इस एरिया के किसी थाने में किसी लड़की के गुम होने की कोई शिकायत नहीं आई है। शुभांग ने चिंता से कहा, कहीं उसने अपने साथ कुछ कर लिया हो तो? कोई भी लड़की इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चरणजीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम परेशान मत हो शुभांग। सारी दुनिया भले तुम्हें एक गुस्सैल और चालाक बिजनेसमैन समझती हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। तुम किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते।
हो सकता है वो लड़की सही सलामत अपनों के पास पहुंच गई हो और वो भी ये सोचती हो कि तुमने अपनी जान की परवाह न करके उसकी जान बचाई है, इसीलिए उसे तुमसे कोई शिकायत ना हो। तुम खुद को टॉर्चर मत करो, बी पॉजिटिव। वैसे मैं पूरे इलाके को छान मारूंगा और उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तुम शांत मन से घर जाकर रेस्ट करो। उधर निधि ने नंदिनी को अपनी एक ड्रेस देकर उसके भीगे कपड़े चेंज करवाए। शायद किसी पत्थर से टकराने के कारण नंदिनी के माथे पर चोट लगी थी और उसको बुखार हो गया था। निधि ने उसे बुखार की दवा दे दी थी। नंदिनी घर जाने को तैयार हुई तो निधि ने कहा, एक पल बैठ मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नंदिनी उसके पास बैठकर वीरान आंखों से अपनी सहेली का चेहरा देखने लगी तो निधि ने कहा, मेरी उस लड़के से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे फिक्र है तो बस तेरी। मैं ये सोचकर भी घबरा जाती हूँ, कल रात वाली बात अगर किसी को पता लग गई तो तेरा क्या होगा। नंदिनी सोच में पड़ गई थी। निधि ने उसका चेहरा अपनी हथेली में पकड़कर बड़े प्यार से कहा, नंदू, इस बात को तेरे मेरे और उस लड़के के अलावा कोई नहीं जानता। अगर उसके खिलाफ तू कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती तो कल की उस मनहूस रात को हमेशा के लिए अपने मन के अंदर दफन कर दे। इस बात का जिक्र तू किसी के सामने नहीं करेगी, अपने मम्मी पापा के सामने भी नहीं। हो सकता है तेरे पापा ये सच बर्दाश्त ना कर पाए और तेरी सौतेली माँ तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगी। नंदिनी ने कहा, नहीं निधि, मैं इतनी बड़ी बात मम्मी पापा से नहीं छुपाऊंगी। फिर वो मेरे साथ चाहे जो सुलूक करें मुझे मंजूर होगा। अपनों से सच छुपाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करके मैं अपनी ही नजरों में गलत हो जाऊंगी, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। निधि चुपचाप बैठी उसका मुंह देखते हुए सोच रही थी, सच्चाई और अच्छाई तो इस लड़की में कूट कूट कर भरी है। मैं इसे झूठ बोलने के लिए नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन इसके साथ तो रह सकती हूँ, जिससे कोई इसके साथ कुछ गलत ना कर पाए। उधर राजवीर अपने ऑफिस में दरवाजा बंद करके सामने खड़े एक लड़के की गर्दन दबोचकर कुर्राते हुए बोला, इस बार अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम सबकी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। हर बार वो लड़की तुम्हारी नजरों में धूल झोंक कर गायब हो जाती है। शहर का एक एक कोना छान मारो, बस मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। इधर निधि और नंदिनी घर के बाहर आकर स्कूटी पर बैठी तो निधि के घर के बाहर निगरानी कर रहे राजवीर के आदमी ने उसे तुरंत फोन करके बता दिया कि नंदिनी निधि के घर पर थी। वो ऑफिस से निकलकर लगभग दौड़ते हुए गाड़ी लेकर नंदिनी के घर की ओर चल पड़ा। कल रात जब से नंदिनी की सौतेली माँ सीमा ने राजवीर को फोन पर बताया था कि नंदिनी घर से गायब है, तब से राजवीर एक पल भी चैन से नहीं बैठा था। अपने आदमियों के साथ नंदिनी को पूरे शहर में पागलों की तरह बौखलाया हुआ खोज रहा था। नंदिनी अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। अभी उसने बेल की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि निधि ने उसका हाथ बीच में ही पकड़कर बड़े प्यार से कहा, अभी भी समय है, सोच ले नंदिनी, क्या तेरे लिए अंकल आंटी को सब सच बताना बहुत जरूरी है। नंदिनी हैरानी से निधि को देखने लगी तो निधि ने फिर कहा, कल भेड़ा घाट में तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर भी तो तू घर जा सकती है ना। नंदिनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा कर बोली, आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। इसीलिए मैं अपनों को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। अब तो अपने घर जाने दी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। निधि उसका हाथ पकड़कर बोली, कहीं नहीं जाऊंगी तुझे इस मुश्किल की घड़ी में अकेले छोड़कर, समझी तू। नंदिनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज निधि, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे यहाँ कुछ सुनना पड़े। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुझे मेरी कसम, प्लीज निधि। निधि ने गुस्से से कहा,
नंदिनी तू सोच भी नहीं सकती तेरी इन बातों से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। और गुस्से से मुंह फेर कर चली गई। नंदिनी ने उसे गुस्से में जाते हुए देखा तो बोली, मैं जानती हूँ तू मुझसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती और ना तो मेरी कसम ही तोड़ सकती है। मुझे माफ कर देना निधि। बेल बजते ही सीमा ने दरवाजा खोला और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बड़ी जल्दी पूरा हो गया तेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन। फिर बगल में बैठे केशव प्रसाद जी से कहा, कीजिए आ गई आपकी महारानी जी, अब आदर सत्कार कीजिए इनका। अंदर आते ही नंदिनी केशव प्रसाद जी के पैर के पास जमीन में ही बैठ गई। केशव प्रसाद जी के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। नंदिनी उनकी गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, पापा आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं कि मैं रात भर कहाँ थी? केशव प्रसाद जी बिना उसकी ओर देखे बोले, क्या करूंगा पूछकर? तुम बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हें हमसे कुछ बताना ही होता तो जाने से पहले बता कर जाती। मैं जानता हूँ कि तुम निधि के घर नहीं थी, फिर किसके साथ थी ये जानने की उम्मीद नहीं रखता हूँ। बच्चे जब झूठ बोलने लगे तो माता पिता को उनसे सच की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नंदिनी रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए पापा, मैंने आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला है और आगे भी नहीं बोलूंगी। आपको पूरा हक बनता है कि आप मुझसे सवाल करें, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। मुझसे गलती हुई है, पूरा सच आपको बताऊंगी और आप जो भी सजा देंगे, मैं चुपचाप सह लूंगी। पर प्लीज पापा, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। सीमा भी आकर केशव प्रसाद जी के बगल बैठ गई थी और खा जाने वाली नजरों से नंदिनी को घूर रही थी। नंदिनी ने सारी बात सच सच बता दी कि किस तरह से माँ की डांट से खिन्न होकर वो भेड़ाघाट चली गई थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। केशव प्रसाद जी चक्कर खाकर वहीं गिर गए थे। नंदिनी रोते हुए उठाने की कोशिश करने लगी तो सीमा जी ने कसकर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मेरे पति को हाथ भी मत लगाना। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। थोड़ी देर में नंदिनी के पापा को होश आ गया था। अब वो बिल्कुल खामोश, पथराई आंखों से शून्य में देख रहे थे। सीमा नंदिनी पर आग उगल रही थी। केशव प्रसाद जी उसे चुप कराते हुए बोले, मुझे अपनी बेटी की बात पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। सीमा भौचक्की सी अपने पति की ओर आंखें फाड़े देख रही थी। नंदिनी भी हैरान थी पापा की बातों को सुनकर। इतनी जल्दी पापा ने इतनी बड़ी बात कैसे सहन कर ली? लेकिन केशव प्रसाद जी तो अपने मन में कोई बहुत कठोर फैसला ले चुके थे। उन्होंने सीमा से कहा, नंदिनी को भूख लगी होगी, उसे खाना खिलाकर आराम करने दीजिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।